स्टूडेंट्स, वेलकम टू साउथ सिटी पीसीएमबी और मैं आपका बायोलॉजी मेंटर नागेंद्र साहब। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि सिलेबस फिनिश होने के बाद हम आईएससी और नीट पीवाईक्यूज पे बात करेंगे और वही कर रहे हैं। तो चैप्टर हमारा उधर फिनिश हो चुका है और अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, जो कि हमारा पहला चैप्टर था थ्योरेटिकल, उस चैप्टर के आज हम लोग आईएससी और नीट पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायो आपके सारे कोर सब्जेक्ट्स के लेक्चर हैं अवेलेबल। साथ ही साथ अब आपको एग्जाम की प्रैक्टिस कराई जा रही है क्योंकि एग्जाम हमारे आने वाले हैं। तो एग्जाम की तैयारी के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पे चर्चा करनी है, साथ साथ कुछ हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बताएंगे और एक आपको काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे, हर एक चैप्टर के पीवाईक्यूज आपको मिलते रहे। और आपको एंड तक वीडियो जरूर देखना है। रीजन है कि बहुत सारे क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं एक ही लेक्चर में, एक चैप्टर पे। तो चलिए समय को बचाते हुए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम अटेंड करेंगे अपने आईएससी के उस पे, देन हम आईएससी के क्वेश्चन करने के बाद देखते हैं कि जो भी हमने पढ़ा है क्या उससे हम नीट क्वालिफाई कर सकते हैं। तो नीट क्वालिफाई करने के पहले आपको मैं ले चलता हूं आईएससी के एग्जाम के पीवाईक्यूज पे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आईएससी 2020 में यानी हाल ही का क्वेश्चन है द फ्लावर्स व्हिच ओपन देयर पेटल्स टू एक्सपोज देयर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स टू अलाउ पॉलिनेशन आर कॉल्ड। कह रहा द फ्लावर व्हिच ओपन देयर पेटल्स, जो अपने पेटल्स को ओपन रखे, पेटल्स मतलब पंखुड़ी वाला पार्ट, हमारा सेकंड होल है, पहले कैलेक्स, देन कोरोला, देन एंड्रोसियम, देन गाइनोसियम। तो कोरोला की यूनिट होती है पेटल। तो कह रहा पेटल जब ओपन हो, The flowers which open their petals to expose their reproductive part to allow pollination, ऐसे फ्लावर को क्या कहते हैं? तो ऐसे फ्लावर को हम बोलेंगे कास्मोगैमस फ्लावर, जो सबके लिए ओपन होते हैं। आंसर होगा कास्मोगैमस। अब देखिए बेटा, यहीं पे अगर हमारा क्वेश्चन आ जाता कि कौन से फ्लावर है जो किसी के लिए ओपन नहीं होते हैं, तो वो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं। दोनों चीजें याद रखिए, क्लिस्टोगैमस नेवर ओपन फॉर ऑल द फ्लावर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, आईएससी 2020 का क्वेश्चन कह रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन एंजियोस्पर्म इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। कह रहा जब एक फिनोमेना है, जब कभी भी नॉर्मल हम कहते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद हमारा जो ओव्यूल होता है वो सीड में कन्वर्ट होता है, ओवरी जो होती है वो फ्रूट में कन्वर्ट होती है। कह रहा विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर सीड का फॉर्मेशन हो रहा है तो आप कौन सा टर्म यूज करेंगे? पार्थिनोकार्पी, एपोमिक्सिस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नन ऑफ दीस। देखिए पार्थिनोकार्पी तब होता है जब विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, तो हमारा आंसर होगा एपोमिक्सिस। तो ध्यान समझते चलिएगा। अभी आप जहां पर आईएसटी के थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपके लिए नीट क्वेश्चन देखना पहले से पढ़ा हुआ लग रहा है, नीट हो या एम्स हो। How many pollen grains will be formed after meiotic division in 25 microspore mother cell? कह रहा 25 माइक्रोस्पोर मदर सेल है, 25, ओके, 25 माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ठीक है, एमएमसी। कह रहा कितने, हाउ मेनी pollen grains will be formed, कह रहा कि कितने pollen grain फॉर्म होंगे आफ्टर meiotic division 25, ठीक है। देखिए हमें जैसा कि पता है कि वन माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। तो बेटा 25 से कितना होगा निकाल लीजिए, 4 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, यानी आंसर हमारा जाएगा 100। यही है ना 24 में, हाँ 100 आ गया आंसर आपका। तो कितने पॉलन ग्रेन बनेंगे? 25 में 100 आ गया। अभी अगर कभी फीमेल हो जाता कि 25 मेगास्पोर मदर सेल है, तो यहां पर बता दे रहा हूं माइक्रोस्पोर में 1 से 4 बनते हैं, लेकिन जब मेगास्पोर की बात आ जाती है, मेगास्पोर की, तो हमें याद रखना है जो मेगास्पोर होता है उसमें आपको पता होगा, मैंने पढ़ाया है, 4 सेल बनती है लेकिन 3 उसमें डिजेनरेट हो जाती हैं, सिर्फ सिंगल एक बनाता है क्या? मेगास्पोर। तो वहां पर अगर कहता है कि 25 मेगास्पोर मदर सेल है, तो आपका आंसर होता 25 ही मेगास्पोर बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आईएसटी 2022 सेमेस्टर फर्स्ट का क्वेश्चन था, if the root cells of angiosperms have 38 chromosomes, then the number of chromosome in the primary endosperm nucleus of this plant will be। देखिए कह रहा है कि रूट सेल ऑफ एंजियोस्पर्म, देखिए रूट उस प्लांट की बॉडी का पार्ट है, रूट प्लांट की बॉडी है, और कह रहा है रूट में अगर 38 क्रोमोसोम्स हैं, then the number of chromosome in the primary endosperm nucleus। देखिए
प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कब बनता है? जब डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है और ट्रिपल फ्यूजन होता है, जहां पर दो एंडोस्पर्म तो हमारे दो न्यूक्लियस रहते हैं, जैसे सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं, और इनके पास हमारा मेल गैमीट पहुंचता है। तो देखिए 3 गैमीट्स हो गए। कितने गैमीट्स हो गए? 3। तो 38 गैमीट्स में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा। तो 38 का हाफ करिए, कितना हो जाएगा? 38 का हाफ करिए, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, क्लियर? 19 यानी 19 इसमें, 19 इसमें, 19 इसमें, कितने हो गए? मल्टीप्लाई करा दीजिए, 19 मल्टीप्लाई बाय 3, क्या आया रिजल्ट आपका? 9 3 27, 2 3 1 जा 3 2 5 57। चलिए देखते हैं क्या हमारे पास आंसर है। ये देखिए 57 मिल गया यहाँ पर, 57। आसानी से आप देखते चलेंगे, ठीक है? ओके, ये हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, नेक्स्ट को चलते हैं। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द इंटाइन लेयर ऑफ द पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन में 2 लेयर होती थी, एक्साइन एंड इंटाइन। तो तेरा मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? जो हमारी इंटाइन है, इसका मेन केमिकल कंपोजिशन क्या है? तो इंटाइन में क्या है? देखिए स्पोरोपोलिन, पेक्टोसेलुलोज, लिग्निन, लिग्नोपेक्टिन। देखिए लिग्नोपेक्टिन भी नहीं है, लिग्निन भी नहीं होता है, स्पोरोपोलिन एंजाइम में पाया जाता है। तो क्या होगा आंसर हमारा? पेक्टोसेलुलोज। पेक्टोसेलुलोज हमारा इंटाइन का मेन कंस्टिट्यूएंट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISC 2022 सेमेस्टर फर्स्ट। द कंपैटिबिलिटी ऑफ द पोलन पिस्टल इंटरेक्शन इज डिटरमाइंड बाय। कंपैटिबिलिटी, पोलन पिस्टल पॉलिनेशन के बाद पोलन ग्रेन हमारा पहुंचता है कहां पर? स्टिग्मा पर। अब इनके इंटरेक्शन के बारे में पूछ रहा है आपसे कि कंपैटिबिलिटी कौन डिसाइड करता है? तो देखिए स्टार्च है, स्पेशल प्रोटीन है, लिपिड है। दुनिया में एक चीज समझ लीजिए, हमेशा प्रोटीन ही आइडेंटिफाई करती है। जैसे आपका ब्लड ग्रुप होता है, आपका ए ब्लड ग्रुप है, किसी का बी ब्लड ग्रुप है, तो ए में एंटीजन दूसरा है, बी में एंटीजन दूसरा। एंटीजन है क्या? प्रोटीन्स हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पाई जा रही है। सेम ऐसे स्टिग्मा और पोलन ग्रेन के बीच प्रोटीन मैच करनी चाहिए। अगर ये प्रोटीन मेम्ब्रेन की मैच कर जाती है तो स्टिग्मा अलाउ करती है कि आप पॉलिनेशन जर्मिनेशन करें, पोलन ट्यूब बनाएं। इसको बोलते हैं कंपैटिबिलिटी। चलिए एजर्सन रीजन पे आ जाए, क्योंकि एजर्सन रीजन बेस्ड में क्वेश्चन हमारे बोर्ड में आने लगे हैं। तो एजर्सन कहता है the first cell of the suspensor towards the micropyle in a dicot embryo becomes swollen to form haustorium। देखिए क्या है, एक्चुअली जब एम्ब्रियो डेवलप करता है तो वो डिफरेंट टाइप की सेल्स बनाता है। तो वहां पर कह रहा है कि the first cell of the suspensor towards the micropyle in the dicot embryo becomes swollen to form haustorium। बिल्कुल सही कह रहा है। रीजन क्या है? the haustorium absorb food मटीरियल्स फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो। देखिए यहाँ पर दोनों बातें सही कही जा रही है, लेकिन आप कोई विकस से जुड़ नहीं रहा। आप अगर विकस से जोड़िए इसको, क्या बनेगा? द फर्स्ट सेल ऑफ द सस्पेंसर टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल इन अ डाइकॉट एम्ब्रियो बिकम सॉलिड टू फॉर्म हास्टोरियम बिकॉज़ हास्टोरियम एब्जॉर्ब फूड। विकस से जुड़ नहीं रहा। दोनों चीजें स्टेटमेंट सही है, लेकिन विकस से जुड़ नहीं रहा है। तो आपका आंसर यहाँ जाएगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्सन। तो आंसर नंबर क्या हो गया? बी। क्लियर? इतने क्वेश्चन अच्छे से समझ गए आप? ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। पहले एक बार आप देख लीजिए क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे आईएससी हो गया। देखिए 2-3 क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं इसमें। आप देखिए इसको जल्दी से, क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। आपके लिए और अच्छे क्वेश्चन मैं देखता हूं, जिससे कि आप अच्छे से अच्छा कर सकें एग्जाम में। चलिए आईएससी की कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं, देन हम नीट पे कूदेंगे। आईएससी का क्वेश्चन 2019 का था। क्वेश्चन कह रहा व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, गिव एनी 2 पॉइंट्स। क्या सिग्निफिकेंस है डिस्पर्सल ऑफ सीड्स का? मैं तुमसे कहूं कि अगर आप सीड को किसी जगह पे सो नहीं कर रहे हैं तो क्या सीड अपने आप ग्रो कर जाएगा? नहीं करेगा। तो डिस्पर्सल का एडवांटेजेस ये है बेटा कि सीड डिस्पर्स हो जाएगा तो वो एक नए प्लांट में बनेगा। अगर फ्रूट के अंदर ही रहेगा तो बेकार है। आप देखते भी होंगे कैरोट्रोपिस का सीड होता है, जैसे आप कहते हैं कि बाबा व्हाइट कलर के फेदरी होता है और नीचे ब्लैक कलर का होता है, काफी देखने को मिलता है गर्मियों में। तो वो भी एक मैकेनिज्म है सीड प्रोसेस का। वो विंड के थ्रू क्या हो रहा है? डिस्पर्स हो रहा है। जहां पर गिरेगा उसको अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर मिल जाता है, मॉइस्चर मिल जाता है, देन क्या करेगा? वो नए प्लांट में कन्वर्ट होता है। तो बड़ा सिग्निफिकेंस है। इट रिड्यूसेस कंपटीशन अमंग सीड्स फॉर सनलाइट, वाटर एंड अदर सॉइल मिनरल्स।
then it reduces the spread of epidemic disease among crowded plant species। यानी जब ये डिस्पर्स होकर चला जाएगा तो ये आसानी से वहां पे ग्रो कर सकता है, कंपटीशन खत्म हो जाएगा कि एक ही जगह मिट्टी पे गिर गए सारे सीड्स, तो क्या हो जाएगा, मिनरल्स कम हो जाएंगे ना सॉइल में। ओके, 2020 का क्वेश्चन, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ जर्मिनेटिंग पॉलन ग्रेन विथ एट लीस्ट 4 लेबलिंग। तो देखिए तो कैसे करते हैं जर्मिनेटिंग पॉलन ग्रेन को अगर आपको बनाना है, आप सबसे पहले इंटाइन लेयर को बनाएं एंड देन पॉलन ट्यूब बना दीजिए, जर्मिनेशन में पॉलन ट्यूब बनता है। अब इसके बाहर एक हम स्पाइनी लेयर बनाएंगे जिसे हम कहते हैं एक्साइन। ये बनी हमारी एक्साइन। अब देखिए इसके अंदर हम मेल गैमीट्स बनाते हैं। चलो बैक से कर देते हैं मेल गैमीट्स। बेसिकली आगे हमारा ट्यूब न्यूक्लियस है, पीछे हमारे 2 मेल गैमीट्स। अब कह रहा क्या, एटलीस्ट 4 लेबलिंग करनी है तो कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपका है पॉलन ट्यूब, ये आपका है ट्यूब न्यूक्लियस, ये आपके बन जाएंगे मेल गैमीट, आप इसे एक्साइन कर सकते हैं, 4 हो गए, और आप चाहें इसे इंटाइन कर सकते हैं। ये आपके लेवल्स हो गए, 1 2 3 4 बोले थे, 5 हो गए। क्लियर? चलिए अगला कहते हैं क्वेश्चन। जैसा कि मैंने बताया था कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी हम सॉल्व करते चलेंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा कहता है व्हाट आर 2 पार्ट्स ऑफ टिपिकल स्टेमन। स्टेमन के कितने पार्ट होते हैं? बड़ा हमेशा देखिए स्टेमन के बेसिकली 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट हिडन होता है, बताया भी नहीं जाता है, कोई मतलब नहीं बनता है उसका। देखिए एक तो ये जो सॉलिड पार्ट आप देख रहे हैं ये एंथर हो गया, ये एंथर हो गया। जो थ्रेड लाइक पार्ट है इसे हम कहेंगे फिलामेंट। 2 पार्ट हो गए, एंथर और फिलामेंट। द लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टार्क कॉल्ड फिलामेंट, द टर्मिनल ऊपर की तरफ जनरली बाइलोड स्ट्रक्चर कॉल्ड एंथर। 2 पार्ट हो गए। Give 4 characteristic of insect pollinated flowers। इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर के बहुत कैरेक्टरिस्टिक है, 2019 का क्वेश्चन है। इंसेक्ट पॉलिनेटेड जो फ्लावर होंगे, क्योंकि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना है तो फ्लावर कलरफुल होना चाहिए, ब्राइट कलर होना चाहिए। तो भाई इसके लिए आपने पहला कैरेक्टरिस्टिक देख लिया, जो फ्लावर होगा वो ब्राइट कलर का होगा, कलरफुल होगा। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक कि उसमें क्या होगा, फ्रेग्रेंस होगी, क्योंकि उस फ्रेग्रेंस से इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं। 2 हो गए। थर्ड क्या होगा, उस फ्लावर में नेक्टर होगा, क्योंकि नेक्टर की लालच में इंसेक्ट उसके अंदर जाएगा। 3 क्या, एक तो ब्राइट एंड कलरफुल होंगे, नेक्टर होगा, थर्ड फ्रेग्रेंस होगी, अच्छे सेंट होगा, स्मेल करेगा जैसे रोज में, एंड फोर्थ क्या होगा कि जो हमारा फ्लावर होगा वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा, आसानी से इंसेक्ट अंदर जा सके। ये 4 कैरेक्टरिस्टिक है, नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं आईएससी के क्वेश्चंस की तरफ। तो आईएससी वाला पार्ट अब हम खत्म करके बढ़ेंगे मेडिकल के क्वेश्चंस पे। चलिए चलते हैं। एम्स 2012 का क्वेश्चन है, पुराना है लेकिन कलेक्शन पुराने से हमें ज्यादा अच्छा मिलेगा। नए से उतना अच्छा कलेक्शन हमें नहीं मिलेगा जितना पुराने से। क्यों? क्योंकि पुराने क्वेश्चन एग्जामिनर भी देखता है कि पुराने क्वेश्चन को, रिसेंट क्वेश्चन ही पुराने क्वेश्चन। इवन इन एब्सेंस ऑफ पॉलिनेशन एजेंट सीड सेटिंग इज एश्योर्ड इन। इवन इन एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट, पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं है लेकिन सीड सेटिंग इज एश्योर्ड होता है। किस प्लांट में? फिग है, जूस्टेरा है, कॉमेलिना है, सेल्विया है। दिमाग लगाइए किस पे क्या होगा। तो आंसर आप डालेंगे इसमें कॉमेलिना। कॉमेलिना एक फ्लावर है जिसपे पॉलिनेटिंग जो एजेंट है वो एब्सेंस होगा, लेकिन फिर भी क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू उसमें सीड्स का फॉर्मेशन होता है। Which one of the following statement is wrong? हमें पकड़ना है AIPMT का मेंस का 2012 का क्वेश्चन। Which one of the following statement is wrong? कौन सा इसमें स्टेटमेंट रॉन्ग है? चलिए देखते हैं। When pollen is shed at 2-celled stage, double fertilization does not take place. गलत हमें ढूंढना है, गलत देखते हैं। When pollen is shed at 2-celled stage,
पॉलन गेम में टू सेट स्टेज का मतलब है कि एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस हो गया, एक जेनरेटिव न्यूक्लियस हो गया, दो सेट स्टेज। क्योंकि जब पॉलन गेम निकलता है तो कुछ प्लांट में एक वेजिटेटिव सेल बनता है, एक जेनरेटिव बनता है, इसको हम टू सेट स्टेज कहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस, यही गड़बड़ा लग रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। वेजिटेटिव सेल इज लार्जर देन जनरेटिव सेल। अच्छा, pollen grain is some plants remain viable for months, ये भी बात सही कह रहे हैं। Intine is made up of cellulose and pectin। अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे। मैंने बोला भी था कि आईएससी के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे तो आपके मेडिकल के क्वेश्चन मैच करते हैं। वहां पर हमने क्या पढ़ा, पेक्टोसेल्यूलोज। तो पेक्टिन और सेल्यूलोज को मिला के बोलते हैं पेक्टोसेल्यूलोज, यानी ये भी सही है। pollen grains in some plant remain viable, ये भी सही है। वेजिटेटिव सेल इज लार्जर देन जनरेटिव सेल, बिल्कुल सही है। लेकिन तो गलत क्या मिला हमें, गलत मिला हमें ये भाई साहब। पहली बात तो कोई भी सेल, हमारा जो प्लांट है बेसिकली अगर टू सेल या थ्री सेल स्टेज है तो वहां डबल फर्टिलाइजेशन होता ही होता है। सीधे बात यही पकड़ आ गई कि डबल फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस, यहीं से गड़बड़ हो गया, यानी ए पार्ट हमारा रॉन्ग। ओके, क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्मपोर। जर्मपोर क्या होता है, जर्मपोर वो पार्ट होता है इससे पॉलन ट्यूब निकलता है। चलिए देखते हैं क्या होता है फंक्शन ऑफ जर्मपोर। इमर्जेंस ऑफ रेडिकल गलत है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर गलत है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिख रहा, मैं बता दे रहा हूँ। फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब आना सही होगा। तो ये आपने सॉल्व किए एआईपीएमटी। देखिए कितना आसान है, थोड़ा सा स्किल लगाएं, थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मैं मेरे साथ ये मैं बता दूं आपको, बायोलॉजी के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। AIPMT 2011 कह रहा है which one of the following pollinations is autogamous। कौन सा पॉलिनेशन ऑटोगैमस। देखिए ऑटोगैमस का मतलब क्या होता है, थ्री टाइप के पॉलिनेशन है, समझ लीजिए। पहला क्या किया आपने, एक किया ऑटोगैमी, ऑटोगैमी, गिटेनोगैमी, और एक होता है हमारा जीनोगैमी, जीनोगैमी। देखिए ऑटोगैमी एंड गिटेनोगैमी इज अ पार्ट ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, ये एक ही प्लांट पे होने वाले पॉलिनेशन है, जबकि जीनोगैमी क्रॉस पॉलिनेशन है, यानी दूसरा प्लांट आएगा बट सेम स्पीशीज का। क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनेशंस इज ऑटोगैमस। गिटेनोगैमी, कास्मोगैमी, जीनोगैमी या क्लिस्टोगैमी, ऑटोगैमस। तो देखिए ऑटोगैमस जो होगा हमारे वो कास्मोगैमी फ्लावर पे होगा। सेम प्लांट के सेम फ्लावर पे अगर पॉलन ग्रेन गिरते हैं तो वो ऑटोगैमस है, और ऑटोगैमस के लिए जो फ्लावर है वो कास्मोगैमी होना चाहिए, यानी सबके लिए ओपन होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंड पॉलिनेटिंग AIPMT 2011, विंड पॉलिनेशन इज कॉमन। विंड पॉलिनेशन कॉमन है, किसमें कॉमन है, लेग्यूम्स, लीज, ग्रासेस एंड ऑर्किड। दिमाग लगाइए, विंड पॉलिनेशन देखिए पल्सेस हैं, लिलीज हैं। देखिए ये जो फ्लावर हैं ये बंद खुल सकते हैं, लेकिन जो ग्रासेस हैं ये हमेशा ओपन होते हैं और आसानी से विंड पॉलिनेशन ग्रासेस में होता है। दिमाग रखिएगा इसको अच्छे से। AIPMT में 2011, इन एंजियोस्पर्म फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू। फंक्शनल मेगास्पोर, देखिए मेगास्पोर फीमेल पार्ट है और मेगास्पोर डेवलप होकर के एक एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करता है। एम्ब्रियो सैक क्या है, जब हमारी फीमेल मेगास्पोर डेवलप करती है तो अंदर की तरफ 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बनाती है, जहां पर 3 एंटीपोडल सेल, आपको याद आ रहा होगा, बीच में 2 सेकेंडरी न्यूक्लियस हो गए, अंदर एक एग सेल तथा 2 हमारी सिनोबिट सेल। टोटल ये स्ट्रक्चर एम्ब्रियो सैक होता है। और ये डेवलप कहां से हो रहा है, ये डेवलप हुआ है मेगास्पोर से। क्लियर। तो इन एंजियोस्पर्म फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू एम्ब्रियो सैक। बोथ ऑटोगैमी एंड गिटेनोगैमी आर प्रिवेंटेड इन। किस टाइप के फ्लावर में ऑटोगैमी और गिटेनोगैमी, ऑटोगैमी मतलब सेम फ्लावर पे पॉलन ग्रेन गिरे या उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे गिर रहे हैं तो गिटेनोगैमी है, कह रहा है। बोथ ऑटोगैमी एंड गिटेनोगैमी आर प्रिवेंटेड इन पपाया, कुकुम्बर, वेस्टर्न में। तो आपको दिमाग लगाना है कि ऑटोगैमी भी नहीं हो रहा, गिटेनोगैमी भी नहीं हो रहा।
ऑटोगैमी है फ्लावर खुद के पॉलन ग्रेन को भी नहीं आने दे रहा है और उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर को भी नहीं आने दे रहा है। तो दिमाग लगाइए क्या इसका आंसर। जो हमारा पपाया है, पपाया एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। पूरे प्लांट में, पपाया प्लांट में एक ही आपका फ्लावर पाया जाएगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो सिंपल सी बात है, जब फ्लावर में एक ही चीज है तो ना ऑटोगैमी होगा ना गिटेनोगैमी, क्यों? क्रॉस पॉलिनेशन होगा। जबकि बाकी देखिए कुकुम्बर में क्या होता है, एक ही प्लांट में मेल होता है, फीमेल, तो पॉलिनेशन हो सकता है, गिटेनोगैमी हो सकती है। कैस्टर में भी यही है, मेज में भी यही है, इसलिए आंसर हमारा क्या था? पपाया। ओके, अगला क्वेश्चन पर पढ़ते हैं हम लोग। अब चलते हैं। ओके, एएमयू केरला 2010 में क्वेश्चन है, कुछ बाहर क्वेश्चन भी स्टेट के देखते हैं। रेसिडुअल परसिस्टेंट न्यूसेलस इज नोन एज। रेसिडुअल परसिस्टेंस ऑफ न्यूसेलस, न्यूसेलस क्या है? आपने देखा था जब ओव्यूल के स्ट्रक्चर को, तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर जिस जगह पे हमारी न्यूसेलस की सेल्स होती थी, जिससे हमारा डेवलपमेंट होता है इंटेगुमेंट्स का, ये न्यूसेलस है। बेटा क्वेश्चन में कह रहा है कि ओव्यूल तो हमारा सीड में कन्वर्ट होता है, अच्छे से पता है, तो कह रहा है जब सीड में कन्वर्ट हो और न्यूसेलस उसमें चिपका रह जाए तो क्या बोलेंगे इस चीज को? तो उसका आंसर है पेरिस्पर्म। रेसिडुअल परसिस्टेंट न्यूसेलस इज नोन एज पेरिस्पर्म। अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। पेरिस्पर्म डिफाइन भी कर सकता है, तो आप लिखेंगे रेसिडुअल परसिस्टेंट न्यूसेलस इन द सीड कॉल्ड पेरिस्पर्म। Which of the following statements about sporopollenin is false? कह रहा कौन सा इसमें स्टेटमेंट है जो स्पोरोपोलिनिन के लिए गलत साबित होता है? हम सभी जानते हैं, ऑप्शन को पढ़ने से पहले मैं बता देता हूं कि स्पोरोपोलिनिन एक ऐसा केमिकल है जो एंजाइम में पाया जाता है। पॉलन ग्रेन की हाईली रेजिस्टेंस पावर होती है इसमें, और माना जाता है कि वर्ल्ड का हाईली रेजिस्टेंस एक केमिकल कंपाउंड है। चलिए अब इनके कहने से क्या, एंजाइम इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है ढूंढना है। तो भाई हाँ, बात सही कह रहा है, ये तो सही है, एंजाइम मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। फिर कहता है स्पोरोपोलिनिन इज वन ऑफ द रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल, अभी मैंने आपको बताया तो आप इसको भी कहेंगे सर ये सही है। सी एंजाइम हैज अपर्चर कॉल्ड जंप पोर वेयर स्पोरोपोलिनिन इज प्रेजेंट। एंजाइम इज द अपर्चर कॉल्ड द जंप पोर वेयर स्पोरोपोलिनिन इज प्रेजेंट। बेटा पूरे पॉलन ग्रेन के एंजाइम लेयर में स्पोरोपोलिनिन होता है, और जिस जगह पे स्पोरोपोलिनिन नहीं पाया जाता, जिस जगह पे स्पोरोपोलिनिन नहीं पाया जाता उस जगह को जर्मपोर कहते हैं। तो जहां पर स्पोरोपोलिनिन नहीं है ये जर्मपोर होता है, ये जर्मपोर है। तो ये बात तो गलत लग रही है हमको, लेकिन ऐसे हम नहीं जल्दी से बोल सकते, हम अगला पहले, लेकिन हमारे नजर में आ गई। स्पोरोपोलिन कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, जब रेजिस्टेंस पावर है तो हाई टेम्परेचर एसिड में, स्ट्रॉन्ग एसिड में रह लेगा, कोई दिक्कत नहीं। नो एंजाइम दैट डिग्रेड्स स्पोरोपोलिन इज सो फार नोन, अभी तक के नॉलेज में कोई एंजाइम नहीं है जो स्पोरोपोलिन को डाइजेस्ट कर सके। ये भी बात सही है, यानी बेटा जो मैंने बोला था, यानी हमारा जो सी पार्ट है, जो हमारा सी पार्ट था, ये सी पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि ये और अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से इसको समझ लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है। तुम्हारा आंसर क्या होगा? सी। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब हम पहुंचते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। आ जाओ भाई, कहाँ हैं आप? केरला सॉल्व हो गया। चलिए चलते हैं नीट 2016 के पार्ट पे। पहला क्वेश्चन नीट 2016, Which of the following statements is not correct? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? चलो देखते हैं भाई। कह रहा है इंसेक्ट दैट कंज्यूम पॉलन और नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पॉलिनेशन आर कॉल्ड पॉलन नेक्टर रॉबर्स। बिल्कुल सही बात कही है। पॉलन नेक्टर से रॉबर्स होते हैं ना, चोरी करके ले गए, कोई सबूत नहीं छोड़ा। ऐसे कुछ ऐसे इंसेक्ट हैं जो फ्लावर में जाते हैं, नेक्टर यूज कर लेते हैं, यूज करके वापस चले आते हैं। जबकि इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर में वो इंसेक्ट के बॉडी पे पॉलन गिरना जाना चाहिए, पॉलिनेशन होना चाहिए, लेकिन ये पॉलिनेशन नहीं करते हैं, केवल मान लिया और निकल के चले आए। यानी पहला स्टेटमेंट तो सही कह रहा है, मैं ढूंढना क्या गलत। पहला सही है स्टेटमेंट बी, pollen grains of many species causes severe allergies। ये भी बात सही है।
बहुत सारे पॉलन ग्रेन हैं जो एलर्जी कॉज करते हैं। आइज में चला जाए तो इरिटेशन हो जाएगा, रिस्पायरेटरी ट्रैक में चला जाए तो अस्थमा के पेशेंट को प्रॉब्लम क्रिएट होगी, है ना। तो दोनों चीजें हो सकती हैं। See, some reptiles have also been reported as pollinators in some plants species. कुछ reptiles हैं जो pollinators का काम करते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। चलिए डी ऑप्शन देखते हैं, उसके बाद देखिए आंसर मैं क्लियर कर दूं तुरंत, लेकिन नहीं, आपको बता रहा हूं कैसे हमें क्लियर होना है। हमें ये नहीं इकट्ठे हाथ मूंद करके रख देना है या तुक्का लगाना है, पहले समझें फिर आंसर करें। Pollen grains of many species can germinate on the stigma, सही रहा अभी तक, of a flower, but only one pollen tube of the same species grows into the style. बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि but only one pollen tube of the same species grows into the style. फिर से देखिए क्वेश्चन, pollen grains of many species can germinate on the stigma, कई स्पीसीज के pollen गिर जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, but only one pollen tube the same species grows. अभी हमने देखा था pollen pistil interaction, यानी हमारा डी पार्ट भी सही कह रहा है बिल्कुल कि पॉलन ग्रेन तो बहुत सारे प्लांट के गिर जाएंगे दूसरे स्पीसीज, लेकिन वही जनरेट करता है जो सेम स्पीसीज का होगा। अभी क्वेश्चन लोग सॉल्व करके आए हैं, मैच करता हुआ है, यानी जो गलत साबित हुई बात वो गलत साबित हुई बात हमारी सी, और यही हमारा आंसर हो गया, यही इनकरेक्ट है। रेप्टाइल्स नहीं करते हैं पॉलिनेशन। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन का पढ़ते हुए, नीट 2016 का कहता है सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो भाई जब भी सीड का फॉर्मेशन होगा विदाउट फर्टिलाइजेशन, अभी क्वेश्चन सॉल्व करके आया है, आईएससी 2019 का क्वेश्चन था और इसका आंसर हो गया एपोमिक्सिस। क्लियर? द हाइलम सीबीएसई एआईपीएमटी जब सीबीएसई कराती थी हमारा मेडिकल के क्वेश्चंस को, तो सीबीएसई एआई 2015 का क्वेश्चन है। The hilum is a scale. Scale का मतलब एक तरीके से ऐसे concave structure. Seed where funicle is attached. Fruit where it was, गलत है ये, fruit where गलत, seed where funicle is attached, उसे हम क्या कहते हैं? hilum कहते हैं। आंसर नंबर ए 67 का ए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आ गए हम, चलिए नीट जम्मू बोर्ड 2012 का क्वेश्चन है, एम्ब्रियो सैक इज आल्सो नोन एज। एम्ब्रियो सैक को हम क्या कहते हैं? तो पहली बात तो आप समझ लीजिए, एम्ब्रियो सैक था क्या? मेगा स्पोर डेवलप होकर के एम्ब्रियो सैक बनाती है। क्या है देखिए आंसर, माइक्रोगैमेटोफाइट, गलत जवाब। माइक्रो बेसिकली मेल के लिए यूज किया था, तो ये दोनों चीजें गलत हो, सॉरी हाँ ये दोनों चीजें गलत हो गई। माइक्रोस्पोर होता है, माइक्रोस्पोर का पॉलन ग्रेन, यानी माइक्रोटर्म मेल के लिए, मेगाटर्म फीमेल के लिए। अब इन दोनों में लड़ाई बची, क्या मेगा गैमेटोफाइट होगा या मेगा स्पोरेंजियम होगा? तो गैमेटोफाइट्स गैमीट के लिए यूज होता है, हमारा आंसर डी होगा, मेगा स्पोरेंजियम। जैसे माइक्रोस्पोरेंजियम पॉलन ग्रेन होता है, एंथर होता है और उसके अंदर बनते हैं माइक्रोस्पोर, सेम एज मेगा स्पोरेंजियम वो है जिसके अंदर है हमारे 7 सेट रेटिकुलेटेड स्ट्रक्चर। पॉलिनेशन इन वाटर, हाइकिंथ एंड वाटर लिली is brought about the agency of, देखिए समझिए, हाइकिंथ और वाटर लिली ये दोनों एक्वेटिक प्लांट हैं, और जब एक्वेटिक प्लांट है तो हमारे दिमाग में एक चीज चलती है, वो क्या चलती है कि कहीं ना कहीं इनमें वाटर पॉलिनेशन होगा। लेकिन ये दो प्लांट ऐसे हैं जिनके फ्लावर एयर में होते हैं, यानी पानी में नहीं होते, तो जब एयर में है तो पानी कहां से आ जाएगा? तो या तो इंसेक्ट कर दे या तो विंड से हो जाए। तो आंसर हमारा मिला क्या? देखिए वाटर से होना ही नहीं है, बर्ड से होना ही नहीं है, बैट से होना ही नहीं है, इंसेक्ट और विंड पॉलिनेशन से होगा। नीट 2016, इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म वो प्लांट होते हैं जिनके सीड नेकेड नहीं होते हैं, सीड फ्रूट के अंदर बंद होते हैं। कह रहा है इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स एग हैज अ फिलीफॉर्म apparatus, सही है। देयर आर न्यूमरस एंटीपोडल सेल, गलत जवाब। रिडक्शन एंड डिवीजन ऑकर्स मेगास्पर्म, गलत जवाब। अ स्मॉल सेंटर सेल इज प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो सैक। इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स आर एग हैज अ फिलीफॉर्म apparatus। फिलीफॉर्म apparatus बेसिकली रास्ता देता है, और रास्ता किसको देता है? पॉलन ट्यूब को, जिससे वो एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर कर सके। The ovule of an angiosperm is technically equivalent to,
ओव्यूल ऑफ एंजियोस्पर्म। ओव्यूल यानी कि एम्ब्रियो सैक इस ओव्यूल के अंदर होता है। मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोर मदर सेल नहीं होगा, मेगास्पोर भी नहीं होगा, ओव्यूल होगा हमारा। देखिए थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन देखिए और अच्छे से। ओव्यूल क्या है? इस ओव्यूल के अंदर बेटा हमारा क्या है? एम्ब्रियो सैक होता है। एम्ब्रियो सैक है जो कि हमारा मेगा गैमेटोफाइट है, और जहां पर ये है वो सिंपल हमारा क्या हो जाएगा? मेगास्पोरेंजियम हो जाएगा। मेगास्पोरेंजियम हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या बनेगा? मेगास्पोरेंजियम। नीट 2016। आगे चलते हैं, चलिए आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू पॉलिनेशन, यानी रिसेंटली क्वेश्चन है, देखिए आप सॉल्व कर पाते नहीं कर पाते, 2022 का क्वेश्चन। फिर आइडेंटिफाई करिए द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, इनकरेक्ट ढूंढना है, बात अगला सही कह रहा है। पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंगस्ट एबायोटिक पॉलिनेशन। फ्लावर्स produce four order to attract flies and beetles to get pollination। ये भी सही है। कुछ हमारे फ्लावर्स हैं जो फोर मतलब बैड स्मेल लाइक जनरेट करते हैं, तो बीटल्स क्योंकि ये भी इनको गंदगी पसंद है तो ये अट्रैक्ट होते हैं, फ्लाइज भी अट्रैक्ट होती है। ये भी पॉइंट सही कह रहा है। मॉथ एंड बटरफ्लाइज आर द मोस्ट डोमिनेंट पॉलिनेटिंग एजेंट अमंग इंसेक्ट। मॉथ और बटरफ्लाइज, चारों पॉइंट को ध्यान से देखते हैं कि आखिर क्या इसका आंसर निकलता है। तो देखिए पहला पॉइंट ए सही कह रहा है, बी भी सही बोला है इसने, सी फ्लावर्स प्रोड्यूस फोर लाइक स्टड, ये भी सही कह रहा है। डी आंसर हमारा होगा मॉथ, यानी मॉथ जो है, ये जो भाई साहब कह रहे हैं कि मॉथ हमारा, मॉथ एंड बटरफ्लाइज आर द मोस्ट डोमिनेंट पॉलिन एजेंट, तो गलत है। इंसेक्ट में इसके अलावा बहुत सारे हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो पॉलिनेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2022 का। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट फर्स्ट, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबल ऑटोगैमस। ओके, क्लिस्टोगैमस मतलब वो फ्लावर जो किसी के लिए ओपन नहीं होंगे। तो करें क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबल ऑटोगैमस। अच्छा, स्टेटमेंट कहता है Clistogamous is disadvantageous as there is no change for cross pollination. In the light of the above statement, choose the correct answer of। देखिए स्टेटमेंट सेकंड बिल्कुल सही कह रहा है कि Clistogamous is disadvantageous, there no change। देखिए कोई क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा तो कोई वेरिएशन नहीं आएगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा प्लांट्स में। स्टेटमेंट सेकंड बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स फ्लावर इनवेरिएबल ऑटोगैमस। ठीक है, अब देखिए असर्शन रीजन भी जैसा ही है, कह रहा है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट है। ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट, देखिए जैसा कि मैंने कहा पहली बात भी सही कह रहा है, दूसरी बात भी सही कह रहा है। क्यों? क्योंकि क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबल ऑटोगैमस। ऑटोगैमस करेगा नहीं, क्योंकि जब इनवेरिएबल ऑटोगैमस सेल्फ में ही करेगा, फ्लावर ओपन नहीं होंगे। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट हमारा सही होता है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। AIPMT, DUMET एंड AMU में पूछा गया था, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर on the same plant is called। सिंपल है यार, पढ़ के ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर बट सेम प्लांट। साफ साफ जानते हैं एक ही प्लांट के एक फ्लावर से पॉलन ग्रेन निकले और दूसरे फ्लावर पे चला जाए तो उसके लिए आप टर्म यूज करते थे गिटनोगैमन। तो हमारा यहाँ आंसर सी हो जाएगा, गिटनोगैमन। वेस्ट बंगाल जेई का है कि एक्साइन इन पॉलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ। देखिए क्वेश्चन घूम के आ गया, एक्साइन तो भैया आपने पढ़ के एक्साइन स्पोरोपोलिन, जबकि इंटाइन क्या था, पेक्टोसेल्यूलोज का बना हुआ था। A typical dicotyledonous embryo consist of, एक डाइकोटिलेडन मतलब 2 कोटिलेडन्स पाए जाएंगे,
एम्ब्रियो साइट में क्या क्या रखता है? कह रहा है रेडिकल ओनली, एम्ब्रियो एक्सिस ओनली, कॉटिलिडन ओनली, रेडिकल एम्ब्रियोनिक स्किन, कॉटिलिडन। तो बेटा आपका आंसर क्या होगा? डी। एक टिपिकल डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो में रेडिकल भी होगा, एम्ब्रियोनल एक्सिस भी होगा और कॉटिलिडन तो होगा ही होगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हुआ हमारा। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन Which of the following condition of angiospermic embryo sac is seen at the maturity? क्या मिलता है maturity पे? 7 celled 8 nucleated structure, 7 celled 8 nucleated structure, क्योंकि 2 सेकेंडरी न्यूक्लियाई फ्यूज जाते हैं तो सेल के नंबर हो जाते हैं कम, बट न्यूक्लियस के नंबर होते हैं पूरे। AIPMT 2010, the scutellum observed in a grain of wheat and maize is comparable to which part of the seed in other monocotyledonous? देखिए scutellum, स्कोटेलम क्या है? जो हमारे मोनोकॉटिलिडनस सीड होता है, उस मोनोकॉटिलिडनस सीड के एंडोस्पर्म को हम नाम देते हैं स्कोटेलम। तो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन? देखिए आगे एंडोस्पर्म साफ साफ लिखा हुआ। क्लियर कर दिया आपने एआईपीएमटी का क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर स्मॉल प्रोड्यूसिंग नेक्टर एंड ड्राई पॉलन, स्मॉल ब्राइटली कलर प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर। देखिए अब विंड पॉलिनेटर बेटा दो चीज चाहिए, एक तो लाइट हो, दूसरा स्टिकी हो, कम से कम जाकर के अटैच हो चाहिए पर। तो क्या है देखिए, स्मॉल प्रोड्यूसिंग नेक्टर एंड ड्राई पॉलन, स्मॉल ब्राइटली कलर्ड प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, स्मॉल प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, लार्ज प्रोडक्शन ऑफ एबंडेंट नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन। स्मॉल तो होंगे नहीं, विंड पॉलिनेटर थोड़ा सा हमारे लार्ज होंगे, एबंडेंट नेक्टर प्रोड्यूस करेंगे। तो हमारा आंसर ये बेटी क्लियर। तो इस तरीके से हमने अपने क्वेश्चंस की चेन को बनाए रखा और काफी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए अपने आज के लेक्चर में, जहां पर हमने अपने आईएससी बोर्ड के क्वेश्चंस, एम्स के क्वेश्चन, नीट के क्वेश्चन, साथ ही साथ कुछ दूसरे स्टेट के, वेस्ट बंगाल या जम्मू, हमने वहां के भी क्वेश्चन सॉल्व किए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड। और काफी क्वेश्चन कैटेगरी, एक बार चैप्टर पूरा रिव्यू हो जाता है जब हम पीवाईक्यू पे बात करते हैं, ऐसा लगता है कि हाँ चैप्टर हमने पूरा रिवाइज कर लिया। तो ये एक अच्छा पैटर्न है कि हम अच्छे से क्वेश्चंस को पीवाईक्यूज देखें, जिससे कि हमारी मेमोरी उस चैप्टर के लिए क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए और हम अच्छे से अच्छा अपने बोर्ड एग्जाम निकाल सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड इन आवर चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी, और मैं आपका बायोलॉजी मेंटर नागेंद्र साहू। नेक्स्ट चैप्टर पे हम फिर से लेक्चर लेके आएंगे अपने आईएससी और नीट के पीवाईक्यूज के साथ। तो मुलाकात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।